कोरोना के कारण तकलीफ भी हुई, परंतु फायदा भी हुआ कि भी हम घरों में ही थे तो बाबा को ज्यादा याद कर पाए, जैसे एक्सरसाइज भी ज्यादा कर पाए। जिन्होंने भी ध्यान दिया तो इस महामारी में फायदा भी हुआ। संगम युग में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य, परिवर्तन। परिवर्तन तो होता ही है, परंतु आमतौर पर देखा गया है कि जब हमें बाबा का ज्ञान मिलता है, कुछ समय के बाद निश्चय होता है, तो फटाफट पॉजिटिव चेंज आ जाता है। वो ग्राफ बहुत फास्ट ऊपर जाता है। लेकिन फिर जैसे समय बीतता है, 1 साल 2 साल, तो उसी स्थिति में हम रहते, वो प्रोग्रेस नहीं होता है। और दूसरी समस्या कई बार तो आती है कि उल्टा हम नीचे होते। उसके कई कारण हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, परंतु आज हम इस बात पर स्टडी करेंगे। एक्चुअली तो मैं 2 बातें लेना चाहता हूं। एक तो यह कि सतयुग में जो हमारी पूर्ण पवित्र अवस्था थी, सतयुग त्रेता में, और फिर द्वापर युग से जो कमी आती गई, और जो कमी आती गई उसके कारण हमारे संस्कार वैसे बने। जैसे जैसे हम पूर्व जन्म के संस्कार भी लेते गए, और वह संस्कार हमें हमारे अशुद्ध हो गए, नेगेटिव हो गए, कि जिसे अभी फिर से हमें पॉजिटिव और पवित्र बनाना है। संगम युग का जो पूरा पुरुषार्थ है कि हमें सतयुग के लायक बनना है। अगर सतयुग के लायक नहीं बनेंगे तो कुछ फायदा नहीं। देखो, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, कहीं धर्म भी है, और बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें फर्क क्या है कि और धर्मों में अगर आप देखेंगे तो बस ऐसा ही कहते कि भाई हमारे स्थापक को मान लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं जा रही। परंतु बाबा ने कहा ऐसा नहीं, तुम जितना संस्कारों को परिवर्तन करोगे तभी सतयुग में पद मिलेगा। बाबा ये भी कहते हैं कि अभी भी सब सीट्स खाली है, शुरू की बस 2 सीट फिक्स हुई है, आप पुरुषार्थ करो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए बाबा ने हमें संस्कारों को परिवर्तन करना, जीवन में दिव्यता लाना, उसके लायक बनना है। तो उसमें जो संस्कार हमें डिस्टर्ब करते हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करना है। एक शॉर्ट में तो आपको ये बताता हूं कि मेरे कौन से संस्कार है उसको हम चेक कैसे कर सके, कि मेरे में कौन से अशुद्ध संस्कार है, कौन से नेगेटिव संस्कार है, उसको हम चेक कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना है, हाँ, आप सबके पास पेपर भी है, तो देखो ये 1-2 पॉइंट आप लिख लो। सिंपल सी चीज है, ऐसे तो आप भी जानते होंगे। पता है सारे दिन में कितने विचार आते, आप बताइए, एक दिन में कितने विचार आते? हाँ जी बहन जी, पूछो सबको। हेलो, ओम शांति। एक दिन में कितने विचार आते? ಅಣ್ಣವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. हाँ हाँ, क्या बोलते? 30-40,000. अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा माना गया है कि हमें 30,000 से 60,000 थॉट्स आते हैं। और जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसमें से ऑलमोस्ट 90% थॉट्स रिपीट होते हैं। जो नए विचार है वो करीब 10% या उससे भी कम है। तो एक तो ये चेकिंग करो कि 90% विचार मुझे बार बार कौन से आते हैं। अभी भी कोशिश करो, फिर शायद अभी जो मैं आपको एक क्लास करा रहा हूं उसका होमवर्क भी आपको थोड़े दिन करना चाहिए, तब उसका पूरा फायदा होगा। कि वो लिखना भी चाहिए, यदि आप लिखेंगे ना तब आपके सामने आएगा और पूरा हम कर सकते। दूसरा, अब कौन सी फीलिंग्स मुझे बार बार आती है वह भी कहीं नोट करना है।
कि भी ये फीलिंग्स मुझे बार बार आती है। जैसे अभी किसी को हर्ट की फीलिंग जल्दी जल्दी आती है कि भी परिस्थितियां हमारे सबके सामने हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जल्दी हर्ट नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो छोटी सी बात में हर्ट हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी आपको हर्ट की फीलिंग आती है क्या, और कोई फीलिंग भी हो सकती है, तो उसे भी आप चेक करो। और जैसे संस्कारों के कारण वही हम कर्म करते हैं, तो कौन से कर्म मुझे खींचते हैं। जैसे अभी हो सकता है कि भी हमारे में कोई भी ऐसे बाह्य रूप से कोई विकृति है ही नहीं, परंतु फिर भी कुछ कुछ कर्म हमें ज्यादा ही खींच सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, जब भी मौका मिले वो सोचेगा कि मैं रिलैक्स करूं, मैं आराम करूं। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसको चांस मिले वो खाना चाहता है, अच्छा अच्छा खाना चाहता है। कई लोग कहते हैं कि मैं फूडी हूं, मैं अच्छा अच्छा खाता हूं। तो ऐसे ऐसे कौन से कर्म है। कई लोग हैं जो तुरंत ही बात करना चाहते हैं किसी से। कहीं ऐसे भी है कि जो जितना हो सके जल्दी बाहर आकर के अकेले में जाना चाहते। तो ऐसे कौन से कर्म हैं कि जो भी मुझे खींचते हैं। ये बातों का अगर आप एक लिस्ट बनाओ, और फिर हमें जिसको कहे ऑनेस्टली चेक करना है कि मेरे में क्या है। आपको किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं। तो इसका भी थोड़ा भी आप एक अंतर्मुखी होकर के जांच करेंगे इन बातों की, तो पता चल जाएगा कि मेरे ये संस्कार है जिस पर मुझे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो एक तो ये छोटी सी बात थी। अभी दूसरा एक अलग प्रकार की एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने भी बहन जी को कहा कि भी आपको क्लास तो बहुत सारे कराते, कुछ आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से नई बात समझ में आ जाए और उससे आप में परिवर्तन आए, उससे जो भी स्ट्रेंथ हमें इकट्ठी करें। जैसे हम सब में वीकनेस है और साथ साथ में स्ट्रेंथ भी है, तो हमें स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, वीकनेस को कम करना है। तो इस एक्टिविटी में अभी क्या करिए कि ऐसे जो पेपर आपको दिया गया है ना, उस पेपर को लीजिए, और अब उस पेपर में मैंने सिंपल सा ड्रॉ किया है कि इस कोने में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये झाड़ की तरह है, और ये सब जैसे कि उसकी डालियां है। तो ऐसे ऊपर में आप क्या करिए, अपने एक साइड में अपनी स्ट्रेंथ लिखिए। जैसे कि मैं शांत स्वभाव का हूं, मैं एक्यूरेट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मेरी पवित्रता बहुत अच्छी है। ऐसे जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट है वह लिखिए, और एक साइड में अपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखिए कि मेरी सहन शक्ति कम है, ಅವ್ರು मुझे गुस्सा ಹೇಳಿದ್ರಂತಾರೆ, आता है। ನೀವು हाँ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಗಿಡದ ಚಿತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋದನ್ನ ಬರೀರಿ. क्लियर हुआ है ना? हाँ, सभी प्लीज लिखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है, क्योंकि ना ये देखा है कि लेक्चर से ज्यादा फायदा नहीं होता है। इतना भी हम सुने, क्लास करें, परंतु जब हमें खुद कुछ रियलाइजेशन होता है तब व्यक्ति में चेंज आ जाता है। तो ये जो पूरी हम अभी एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मदद करेगी। और मैं आपको पूछने वाला नहीं हूं, बहन जी भी आपको नहीं पूछेगी। आप अपने आपके लिए है तो पूरा जितनी भी कमजोरियां लिखो, जितना भी अच्छा है वो लिखो, फिर चाहे तो उस कागज को फाड़ देना। ना सभी कर रहे हैं? ना थोड़ा आपको 4-5 मिनट का टाइम देता हूं। आप एक साइड में अपनी कमजोरियां लिखो, एक साइड में अपनी स्ट्रेंथ लिखो।
ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ನಿಶಕ್ತತೆಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇದನ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ, ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಬೇಂಜಿನು ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಅವರು ಇಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇದನ್ ಬರ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರಿದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಈ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. और जितना भी आप ज्यादा लिखेंगे उतना इस सारी एक्टिविटी में फायदा होगा. ನೀವೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತೀರಾ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. हाँ जी, ओके. हाँ, लिखा सभी ने, पहले आप लिखते भी रहो, आगे भी लिखते भी रहो. अभी मुझे सुनो भी, पहले आपने शुरू तो किया ही होगा, मुझे ಆಮೇಲೆ सुनते भी ಮುಂದಕ್ಕೆ रहो. ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳೋಣ. अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें आपने लिखी, यह हमारा जीवन एक झाड़ की तरह है. जैसे झाड़ में 1 से 3 डालियां होती है, फिर 3 से 15 डालियां हो सकती है. तो ऐसे ही अधिकतर जो भी हमारे संस्कार है, ये जो सारे पॉजिटिव या नेगेटिव, हो सकता है कि वो 1 से ही निर्माण हुए हैं, या तो फिर 2-3 से मैक्सिमम. क्योंकि जीवन में जो कुछ घटित होता है, विशेष रूप से बचपन में, जब बच्चा छोटा है तब उसके आसपास जो कुछ भी घटित होता है और जिस चीज को हम बहुत ही फीलिंग्स के साथ उस पर सोचते हैं, तो वह एक अंदर में बहुत गहराई तक छप जाता है और फिर वही चीज आपके सारे जीवन को कंट्रोल करती है. और ये बात थोड़ी लेके आगे चल के भी हो सकती है कि अब थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में गए, पढ़ रहे थे तब हुई, या तो आप ज्ञान में आए उसके बाद हुई. ऐसे उसके बाद की भी कोई बात हो सकती है जो घटना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उस समय आपने क्या सोचा वह महत्वपूर्ण है. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस घटना के बारे में आपने अपने जीवन से क्या सोचा, कि अभी इसमें मैं कैसा हूं, अभी क्या होगा, कैसे होगा. जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि जो आप मीनिंग देते हैं उस घटना को, वह अर्थ जो घटना को आप देते हैं, वह अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है. और अगर 4 दिन भी गहराई में चला हो तो वह आपके सारे जीवन को कंट्रोल करेगा. जी बहन जी, ट्रांसलेट करना हो तो करिए. ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಅವಗುಣಗಳು ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ತರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಅವಗುಣ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಿರತ್ತಲ್ವಾ, 1, 2 ಅಥವಾ 3 ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಟೊಂಗೆ ಟಿಸಿಲುಗಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ ಬಂದು ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ತಮ್ಗೇನ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ತಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತೋ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. जी जी, ये एक्टिविटी हम हमारे क्लिनिक में भी करीब करीब सभी पेशेंटों को कराते हैं। मैंने कई जो अपने रिट्रीट सेंटर्स है जैसे ओआरसी में कराया है, मधुबन में भी कराया है, और उससे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको कुछ एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि जो आपसे संबंधित है। पहले तो एक पेशेंट का उदाहरण लेते हैं कि एक लड़की जो इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में थी, वो फेल हो रही थी, करीब 3 बार फेल हुई। उसकी मदर मुझे जानती थी तो मेरे पास ले आई। वो 2-3 सेशन के बाद होता है, शायद तुरंत न भी हो। जब 2-3 सेशन पूरे हुए, अगर उसका ये हम देखे, अगर उसको एक्टिविटी कराई नहीं थी, अगर सपोज कराई गई, तो क्या था कि उसको एक तो देखो कि वो पढ़ नहीं रही थी, फेल हो रही थी, एकाग्रता नहीं थी, वो चिड़चिड़ी हो गई थी, वो आती भी थी तो ठीक से तैयार होके नहीं आएगी, जैसे कि डिस्टर्ब है, और ऐसे देखो तो बहुत ही कम बोलती थी, वो फेल हो ही रही थी। तो 2-4 सेशन के बाद एक बार जब डिस्कस कर रहे थे तब उसने ये कहा कि कोई मुझे समझता नहीं है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। और तब उसके हाव भाव से भी लगा कि शायद ये एक उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमने उस पर थोड़ा सा काम किया, उसको मैंने समझाया, मुझे कई बातें मालूम भी थी पहले सेशंस में, कि उसकी मदर ने उसे एटीएम कार्ड दे दिया था कि जब भी वो जितने भी चाहिए उतने पैसे बैंक से निकाल सकती है। तो मैंने उसको पूछा कि आपके क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो उसमें से कितनों को माँ ने एटीएम कार्ड दिया है? उसने कहा एक भी नहीं। तब मैंने उसको बताया, देखो कि तुम्हारी मदर तुम्हें ट्रस्ट करती है, तुम्हारी माँ तुम्हें समझती है, तब उसने तुम्हें ऐसे एटीएम कार्ड दे करके रखा है। ऐसी और भी बातें उसको समझाई। आप सच नहीं मानेंगे, उसी साल वो पास हो गई। उन लोगों के लिए तो मिरेकल था। और फिर वो नॉर्मल ही रही, आज वो अमेरिका में सेटल्ड है। उसकी छोटी बहन वो भी अमेरिका में है, उसको दिक्कत है, उसको कुछ कुछ समस्याएं हैं उसके मैरिज में, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट है, बहुत अच्छा है। वैसे एक बार जब वो बीज हमें जड़ मिलता है और अगर उसे हमें ठीक कर देते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब मैं आपको कुछ अपने बीकेस के भी उदाहरण देना चाहता हूं कि जिससे भी है ना ये अच्छा होगा। ये मैंने ओआरसी में कराया था कि तब 1-2 लोगों के उदाहरण मुझे अभी भी याद है कि एक भाई ने ये कहा, अभी उसका ये था, उसे अगर ये चार्ट देखा जाए तो उसका चार्ट ऐसा था कि वो सरेंडर था, ओआरसी में रहता था, बहुत ही हार्डवर्किंग था, इंटेलिजेंट था, काम भी बहुत कुछ कर लेता था, लेकिन अपने उसके नेगेटिव में उसने ये लिखा था कि मैं एक तो डिस्टर्ब रहता हूं, मुझे थोड़ी फिक्र होती है, और कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता। यहां पर भी जो बड़े हैं उनको मैं ट्रस्ट नहीं करता हूं। फिर उसने खुद बताया, क्योंकि सारा समझाया गया था उनको, तो उसने खुद यह बताया कि देखो मेरी जड़ मुझे ही मालूम है। उसने कहा कि जब मैं छोटा था, गांव में बड़ा हुआ हूं, छोटा सा गांव था, और वहां पर एक बार कंपटीशन थी। उस कंपटीशन में ये तय करना था कि सबसे बेस्ट बच्चा कौन है। कोई भी शायद 2 राय न हो कि मैं सबसे बेस्ट था, परंतु उसमें गड़बड़ यह हुई कि भी मेरे दादा ही जज थे। तो मेरे दादा के लिए शायद ये दुविधा हो गई कि मैं अपने पोते को अगर फर्स्ट रैंक कहूंगा तो सब लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए उसको उसने सेकंड दिया, और जो सेकंड था उसको फर्स्ट दिया। उसने कहा, मेरे मन में ऐसा चला 1-2 दिन जोरदार चला कि क्या है, अगर मेरे दादा ही मेरे को नहीं फेवर कर सकते तो दुनिया में कौन कर सकता है। तो तब से मेरे मन में बैठ गया कि किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो
तो आज तक मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। समझ गए? हाँ बहन जी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ जी जी हाँ ಅಣ್ಣವ್ರು ट्रांसलेट। ಹೇಳ್ತಾರೆ ORCಲಿ ಒಬ್ರು ಇದೇ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಸಮರ್ಪಿತ ಸಹೋದರರದು ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಲಾಯ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರರು, ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆವಂತರು, ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವಗುಣಗಳೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ ಮನ್ಸು ತುಂಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಚಲಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಅವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅದರದ್ದು ಮೂಲವಾದ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರು. ಆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾತ ಯಾರಿದ್ರು ಆ ತಾತನೇ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾತನೇ ಅದರದ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಎರಡನೇವನಿದ್ದ ಅವನ್ಗೆ ಮೊದಲನೇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಎರಡನೇವನು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಹೋದರರು ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ತಾತನೇ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನೇಕ ಅವಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮೂಲವಾದದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. जी जी हाँ। देखो और एक का दो शॉर्ट में देता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल बात पर भी आएंगे। एक बहन की जो खुद डॉक्टर थी, वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने भी जब पूरा किया तो उसने अपना भी सुनाया। उसने कहा कि मैं भले से पढ़ने में ठीक ठाक थी, अच्छी थी, मैंने MBBS भी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे में नेगेटिव, मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो तुम कोशिश करो, एग्जाम दो, शायद पास हो जाऊंगी। और मैंने एग्जाम दी, पास हो गई, तो मुझे MD भी मैंने कर लिया। कहते बचपन से ये कैसे आया? ये जो बात मेरे में आई, वो कहती कि मैं छोटी थी तब ऐसे ठीक ठाक थी, पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी और दिखने में भी इतनी बहुत अच्छी नहीं थी। तो एक बार कहीं कुछ तो होगा, किसकी बर्थडे पार्टी या कुछ थी और मैं भी वहां थी, तो तब किसी ने मेरे बारे में बात करते करते कहा कि ये जो बहन है ना, उसको अकल भी नहीं, शकल भी नहीं। तो कहते ये बात मेरे अंदर में डीप में बैठ गई और बस 2 दिन वो चला होगा, लेकिन ऐसा चला चला कि वो बस सदा के लिए भी यही बात मेरे को समस्या कर रही है। उसी से बहुत सारी मेरी बातें वो निर्माण हुई है। अब ये जो बात उसे भी हो सकता है कि भाई वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती है, किसी को ये भी लगे कि नम्र है, परंतु वास्तव में उसमें वह बात नेगेटिव जो है, उससे एक तो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, नेगेटिव बातें। बस अभी और एक उदाहरण देता हूं सिर्फ, कि एक भाई जो मधुबन में रहते थे, बहुत बड़ा घर है, एक बार वो थोड़े बीमार हुए। ऐसे तो सबको ट्रीटमेंट उनकी हो रही थी, अहमदाबाद में हॉस्पिटल के लिए भी लेके गए, सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट भी उनकी ठीक से हो रही थी। परंतु हो सकता है कि भाई जब वो बात थोड़ी लंबी चली तो भी शुरू में सब आए 1-2 बार, लेकिन फिर बार बार लोग आए नहीं, उसकी देखभाल हो रही थी। उसने कहा कि 1-2 दिन मेरे में इतना चला अंदर में कि यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं।
ये बात जो अंदर में उसकी चली कि यहाँ मुझे पूछने वाला कोई भी नहीं है, बस उसके बाद ही भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होने लगे कि एक तो डिप्रेस्ड हो गए, है ना, एंग्शियस भी होने लगे, जैसे हार्ट बीट बढ़ गई, सांस फूलने लगा, पसीना पसीना आने लगा, बस एकदम सुन सुन भी रहने लगे। जब ये हमने कराया तब उसने कहा कि भी उस बार जो मेरे मन में चला था, शायद उससे ये पूरी बात मेरे अंदर आई और अभी तक वो मुझे समस्या कर रही है। तो ऐसे जैसे भी ट्रांसलेशन कर ले, फिर आपको मैं 1-2 मिनट देता हूं, आप भी थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा भी सोचना है, वो हो सकता है कि भाई 5 मिनट का काम नहीं है, ये पूरा आप 2-3 दिन भी पूरा लिखना, पूरा जो लाइफ की इवेंट्स हुई है उस पर भी सोचना कि कहाँ कुछ ऐसी बात अंदर में आई। हाँ जी बहन, ट्रांसलेट कर सकते। ಅಣ್ಣವ್ರು हाँ हेलो। ಹೇಳ್ತಾರೆ, हाँ हाँ ಒಬ್ರು ಸಹೋದರಿ, ಅವರು MBBS ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. MBBS ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ MD ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. MD ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು MD ಮಾಡಿ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ಆದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕವೊಂದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರೊಂದ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ರು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕಿವಿಗ್ ಬೀಳ್ತು. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಳು ನೋಡಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕಲ್ ಬಿ ನೈ ಶಕಲ್ ಬಿ ನೈ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತೆನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬೀಜ ಇರತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅದರ ಬೀಜ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅವಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಧುಬಂದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಹೋದರರು ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು, ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ರೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಶುರುನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1-2 ದಿನ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಬೀಜ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಯಿಲೆನೂ ಹುಷಾರಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯ ಅವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರ್ಟೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದಕ್ ಮೂಲವಾದ ಬೀಜ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು 1-2 ದಿನಗಳು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೂಲವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ವಾಸಿ ಆದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಘಟನೆಯ ಅನುಸಾರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂತ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಆಧಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಅವಗುಣಗಳೇನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಅವಗುಣಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಬೀಜ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೀಜವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅದಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಅವಗುಣಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. जी जी हाँ बहन जी, आप ये जरा देखो कि मेरे इसमें ना लैपटॉप में और रिमेनिंग मीटिंग टाइम 6 मिनट्स बता रहा है, तो आपके और 6 मिनट में बंद तो नहीं होगा? हेलो, हाँ मेरा आवाज आ रहा है? जी फिर से लॉग इन कर दीजिए। नहीं मेरा तो ऑन ही है, मेरा ऑन ही अभी तो नहीं, 6 मिनट के नहीं, मतलब वो बंद होगा तो चलो हम कुछ करेंगे, आपकी ओर से आप देख लीजिए। जी भाई साहब जी 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 ओम शांति। हाँ तो अब सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा भी आप इसको है ना इस पर विचार करिए, जो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल बताए, कि अभी भी आपको कुछ एक, जिसको मैं आमतौर पर ये कहता हूं कि ये ना इमोशनल ब्लॉक्स है, कि भी हमारे संस्कारों में कोई तो ऐसी बात आ गई है कि जो हमें आज अभी कंट्रोल कर रही है। आप चाहते नहीं, आप चाहते तो कि ये परिवर्तन होना चाहिए, जैसे उदाहरण के रूप में आप चाहते नहीं हो कि आप में आलस हो, आप चाहते नहीं हो कि आप में अहंकार हो, आप में गुस्सा हो, आप में अपवित्रता के संकल्प आए, परंतु फिर भी वो आते, तो उसके पीछे का ये जो मैं कहता हूं, ऐसे कोई 1 2 3 भी ऐसी बातें मिल जाए, कोई घटना हो सकती है, कोई हमने विचार बहुत ज्यादा किए, और कुछ बाह्य परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बीच में हमने क्या सोचा वह सबसे महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा ढूंढिए, अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो थोड़े 1 2 दिन लेना, और जब मिले, अब करोड़ रुपये का सवाल है कि ये मिल भी गया तो इसमें परिवर्तन कैसे लाए, उसमें जो चेंज लाना है वह चेंज हम कैसे लाए, ताकि जो भी मेरी पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जाए, मेरे जो गुण हैं वह बढ़ते जाए। तो अब देखो, इसको भी आप नोट करना थोड़ा, कि क्या क्या चीजें सचमुच जीवन में चेंज लाती है, परिवर्तन क्या क्या लाती है। तो एक तो बात की जो बहुत ही सरल है, हम सब कर सकते हैं, वह है कि लॉजिक से परिवर्तन आता है, तर्क से परिवर्तन आता है। कोई भी बात का आपको ठीक से लॉजिक मिल जाए तो वह परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, मेरे ही एक सेशन के बाद एक डॉक्टर बहन ने मुझे कहा कि डॉक्टर आप कहते हैं ना वो बिल्कुल सच है। आपको अपना एक उदाहरण मैं सुनाती हूँ। उसने कहा कि मेरा मेरे फादर से बहुत ही अटैचमेंट था, और जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो बहुत समय तक मैं नर्वस रहती थी, रोती रहती थी। 6 महीने के बाद भी कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन मैं गार्डन में बैठी थी और फादर की याद आ गई तो आंखों में आंसू आने लगे। तो तब भी मुझे तुरंत ये विचार आया कि कहते हैं कि मृत्यु के बाद फरिश्ते बनते, मेरे फादर फरिश्ते बने और यहां से गुजरे और मुझे देखे कि मैं रो रही हूं, तो उनको कैसा लगेगा? कहते 1 सेकंड में आ गया कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैंने आंसू पोंछ दिए और उसके बाद मैं कभी भी रोई नहीं। है समझ में? क्या हुआ कि उसको तर्क मिल गया, लॉजिक मिल गया कि अगर रोने से फादर के जीवन में दुख आने वाला है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे रोना नहीं चाहिए। तो इससे कोई भी बात का, मैं आपको और भी 1 2 उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि सही रूप से आपको लॉजिक मिल जाए तो फिर वो कितनी ना बड़ा वो ब्लॉक हो, जैसे कि कितने ना कड़े संस्कार हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जी हाँ बहन जी, ट्रांसलेट कर सकते।
हाँ जी बहन जी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಂತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹೋದರಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದಿನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಂತರ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆತರ ಅವ್ರು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ ತಂದೆ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಈ ತರ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಸರಿ ಹೊರ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಯೋಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಅಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳ हेलो जी भाई साहब जी। आ गया ना? अच्छा अच्छा, ओम शांति। अच्छा, और एक देखो उदाहरण देता हूं कि ये जो लॉजिक मैंने कहा ना, बहुत सारे आप खुद सोचना। अब इसमें मैं लॉजिकल माइंड नहीं, जो बहन बोल रही थी मैं समझा नहीं ट्रांसलेशन। बात यह थी कि जो लॉजिक है उसकी इफेक्ट होती है। लॉजिक जो है ना वो आपको चेंज करता है, कोई भी बात हो। अभी ये थोड़ा अलग प्रकार का उदाहरण है। जैसे आमतौर पर होता है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, एज बढ़ती है तो हमारा वेट बढ़ता है। व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे उसका वेट बढ़ता जाता है। तो एक भाई थे, उनका वेट बढ़ते बढ़ते करीब है ना 88 किलो हो गया। वो भले कोशिश भी करते थे, थोड़ा वॉकिंग भी करते थे, डाइट की भी कोशिश करते थे, परंतु हो नहीं रहा था। परंतु एक बार उनके हाथ में किताब आई और वो किताब में अच्छे से लिखा था कि जब वेट बढ़ता है तब क्या क्या समस्याएं होती है, कि कितनी बीमारियां हो सकती है। विशेष तो उनको इस बात का लॉजिक मिला, उसमें यह था कि भी पेट की चर्बी बहुत खराब है। पेट की चर्बी ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती है। पेट की चर्बी है, उससे हार्ट अटैक आ सकता है। पेट की चर्बी से कैंसर हो सकता है। आ रहा है मेरा आवाज? जी भाई साहब आ रहे हैं। आ रहा है ना? अच्छा ओके ओके। हाँ, तो इससे कैंसर भी हो सकता है। तो बस ये जो लॉजिक उनको मिला, कहते ऐसा जबरदस्त चेंज आ गया मेरे अंदर। फिर भले मैंने और चीजें कम कर दी, खाने पे कंट्रोल आ गया, मेरी एक्सरसाइज मैंने बढ़ाते बढ़ाते 10 किलोमीटर भी चलने लगा, और फिर धीरे धीरे करके उसने कहा कि मैंने करीब 12 किलो वजन कम कर दिया। तो ये उनको जो तर्क मिला अच्छे से, तो उससे चेंज आया। तो एक तो बात है कि जो भी आपने लिखा हो उसमें आपको ये अगर मिल गया हो कि वो संस्कार में डीप में कौन सी बात बैठ गई है, अब उसको चेंज लाना है, तो वहां पर आपको लॉजिक देना चाहिए। हाँ, आप ट्रांसलेट कर सकते जी। ट्रांसलेट करेंगे या मैं आगे बोलूं? भाई जी आप इकट्ठा ट्रांसलेट करेंगे, आप कंटिन्यू। अच्छा ओके ओके, बहुत तो समझते, कुछ कुछ समझते भी है ना सभी। हाँ ठीक है, अभी इस बात को और भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बोला ना मधुबन में वो भाई, वो मेरे से ट्रीटमेंट के लिए आए। जैसे मैं वहां जाता हूं तो कई लोग ऐसे कि जो चाहते कि भी और किसको नहीं दिखाना है, कि और फिर मुझे भी बोलते हैं देखो आप बाहर से आते हैं, आप किसको बोलना नहीं कि मुझे ये ऐसे समस्या है।
तो उन्होंने एक बार मेरे पास आए और पूरा उन्होंने बताया, और जब हम पूछ रहे थे तो फिर ये बात सामने आई कि उसके मन में ये आ गया कि यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं। तो उससे नर्वस हुए, डिप्रेस्ड हुए, एंग्शियस हुए, हार्ट बीट बढ़ने लगी, सब कुछ। फिर मैंने भी शांति से, लंबा चलता है, कुछ 2 मिनट की बात नहीं, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं, कि मैंने शांति से, ये उनके अंदर में बैठ गई ये बात, एक लॉजिक आ गया कि इतना बड़ा परिवार है, जैसे भी हम 4 लोगों का ही परिवार है, तो ये हो सकता है कि बार बार रोज रोज आके कोई आपके पास आए, आपके कमरे में आए, आपको पूछे। यहाँ पर बड़ा परिवार है। मैंने कहा देखो, बड़े परिवार के अपने एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज है कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल में, अहमदाबाद में आपका इलाज हुआ, जो शायद आपके घर में आप रहते तो नहीं होता, इतना खर्चा कैसे होता। और दूसरा कि आपकी जो आवश्यकता है वो तो पूरी हो ही रही है, भाई आपको लगाया गया कि जो खाना लाके देते हैं, और चीजें, कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत आपको बाथरूम में लेके जाते हैं, सब कुछ वो कर रहा है। सिर्फ ये है कि ये लंबा चला है, तो जो पहले सब बड़े बड़े रोज 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 आते थे, अभी वो कम हो। तो ये लॉजिक को दो कि यहाँ ये फायदे है, ये है। और दूसरा कि मुझे एक्सपेक्टेशन ही ना हो, तो ये उनके मन में अच्छे से बैठ गया। जब थोड़ा ठीक से समझाए ना, तो सच मानिए वो थोड़े ही दिन में उनमें परिवर्तन आ गया। तो ऐसे एक बात तो है कि आप अपना जो कुछ भी हो उसका भी एक अच्छे से तर्क निकालिए, और उस तर्क को लिखिए कि भी ये परिवर्तन सिर्फ लाना नहीं है, परंतु क्यों लाना है। उदाहरण के रूप में भी आपको गुस्सा आता है, तो ये कि भी ये उल्टा सबको डिस्टर्ब कर रहा है, उससे भी क्या क्या मेरे नुकसान है, उसका भी तर्क ला सकते हैं। और बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ मैं एक लॉजिक की बात आपको यहाँ बता रहा हूं कि जो कुछ भी ऐसे ब्लॉक्स है उसमें आप लॉजिक को लाइए। जैसे बहन जिसका ये था कि अकल भी नहीं सकल भी नहीं, तो उसको अगर ये लॉजिक वो लाए कि देखो मैं पढ़ने में तो कितनी अच्छी हूँ, एमबीबीएस में एक ही बार में एडमिशन मिल गया, ये मेरी कमी है कि मुझे अपने आप में फेथ नहीं था, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दी, एक बार में मैं पास हो गई, तो मैं तो इतनी इंटेलिजेंट हूँ। और चेहरा तो यूनिक होता है, उसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। तो अगर वो ये अच्छे से अपने को लॉजिक दे, तो उसका भी वो जो रूट है, वो रूट उसका खत्म हो जाएगा। तो एक चीज तो लॉजिक काम करता है। दूसरी क्या बात काम करती है, जिसको कहते हैं कि इमोशंस काम करते हैं। कि इस प्रकार से एक जो, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं ब्लॉक्स, या तो संस्कारों की गहराई में कोई एक नेगेटिव बात बैठ जाती है। वो क्यों बैठती है? क्योंकि आपने बहुत ही भावना से, फीलिंग से, इमोशन से उस बात के बारे में सोचा, भले चाहे 2 घंटा ही सोचा, हो सकता है कि वो अंदर में एकदम डीप चली जाए। जैसे माना गया है कि हीरे से ही हीरा काटा जाता है, तो ऐसे ही इमोशंस से ही इमोशंस को हमें दूर करना है। तो इसलिए जब आपको पता चल गया, फिर ऐसे कुछ छोटे से वाक्य, उसमें लंबा लंबा नहीं करने, क्योंकि इमोशनल डीप है, वो सबकॉन्शियस में है, और सबकॉन्शियस ज्यादा लॉजिक नहीं समझता है। तो छोटे से कुछ स्टेटमेंट बनाओ, और फिर वो इमोशनली अपने आप को दो। ऐसा ऐसा भी कुछ भी कर सकते हैं, बोले अकेले रूम में आप बैठो और इमोशनली सोचो कि ये कहाँ मेरे में आ गया, इसको मैंने खत्म कर ही दिया है, ये मेरे में चेंज आ गया है। ऐसे, और सचमुच थोड़ी बार करना चाहिए। कुछ छोटे से वाक्य बनाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एकाग्रता अच्छी है, मैं निर्भय हूं, सवेरे अमृत वेले में ऑटोमेटिक उठ जाता हूं, मैं पूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं जैसा भी हूं अपने आप को पूरा एक्सेप्ट कर रहा हूं। छोटे से भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव जो ये डीप कॉन्शियसनेस है ना, वो चित्रों की भाषा समझती है, और नेगेटिव का चित्र नहीं बना सकते ना, पॉजिटिव का ही हम चित्र बना सकते। तो इसलिए वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही हो, उसका चित्र भी बनाओ, इमोशंस के साथ उसको दिन में 7 बार 8 बार भी रिपीट करो।
ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं समझना, क्योंकि एक बार एक चीज आपकी चेंज हो गई तो वो जीवन भर फिर रहेगी। तो इसलिए वो आने वाले सारे कल्प में आपको मदद करेगी। तो बस एक पर मुझे पूरा 28 डेज काम करना है। अगर 28 दिन आपने एक पर काम कर लिया तो रिसर्च भी कहती है कि आप टोटल बदल जाएंगे। लोग भी कहेंगे कि व्यक्ति टोटली बदल गया। तो ऐसे इमोशंस से इमोशंस को चेंज करना है। हाँ बहन, जितना ट्रांसलेट कर लो, फिर मैं आखिर की बात बता। हाँ जी, हाँ मैं बोलूं, अभी थोड़ा ही टाइम ऐसा कुछ पूरा करना अब हम जी क्या? हाँ पूरा करना अब इकट्ठा अब मैं पूरा कर दूं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है। मैं फिर आप जब भी टाइम मिले तब कर लेना। हाँ 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 हाँ। अब देखो और दो बातें हैं कि जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अब जैसे पढ़ाई भी होती है ना कि भाई स्कूल के बाद कॉलेज में जाते, तो अब जो मैंने आपको बताया लॉजिक और इमोशंस, तो थोड़ा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अभी जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, परंतु पूरा आपको चेंज कर सकता है। कि जिसमें अभी अभी भी चाहे तो आप करके देखो, अभी अभी भी आराम से बैठो आप जहां भी बैठे हैं, और कोई भी एक संवेदना को लीजिए। एक संवेदना को आप चूज करो कि यहाँ खुजलाने का मन होता है, यहाँ पसीना आ रहा है, यहाँ गर्मी लग रही है, कुछ भी आपको मामूली दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं। फिर उसको अगर आप भी, चलो मैं कराता नहीं हूं, टाइम भी कम है, कि उसको अगर आप डिटैच होकर के उसे देखेंगे कि ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, जैसा है वैसा है। वह संवेदना, समझो खुजलाने का मन हुआ, आपने बस एकदम न्यारे होकर के उसको देखा, जैसा है वैसा है। तो आप पाएंगे शुरू में हो सकता है वो बढ़ेगा, यहां से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, परंतु फिर भी आप डिटैच रहे कि बस कुछ आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसा भी है ठीक है। तो आप पाएंगे कि वो खत्म हो जाएगा। ये सिद्धांत है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कि आप वो संवेदना से न्यारे नहीं हो पा रहे। आप सोच रहे क्यों हुआ, कब जाएगा, अरे डॉक्टर ने तो बोला था कि जाना चाहिए, परंतु जा नहीं रहा है, इसलिए वो जा नहीं रहा है। अगर आप सचमुच डिटैच रहेंगे और जैसे ही वो आएगी तो चला जाएगा। जब मैं भी करता हूं ना, तो मैंने भी कई बार देखा कि वो सेंसेशन जा नहीं रहा है, तो मैं अपने आप को ऐसे, जितना समय रहना है रे, मेरे पास पूरा टाइम है, मैं बस एकदम डिटैच होकर के देखता हूं, तो चला जाता है। अभी ये बात आप कहेंगे कि इसमें कहाँ आई? तो जो भी अंदर में वो नेगेटिव के कारण कुछ होता है, हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका मूड अच्छा नहीं है, कहते हैं ना किसका स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसे ही नेगेटिव है, ऐसी जो कुछ भी ऐसी बात है कि जो हमारी कमजोरी कहे, उसको भी आप है ना एकदम डिटैच होकर के बस देखो कि मेरे साथ नहीं और किसी के साथ हो रहा है। एक ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अपना ही एक फोटो लाओ, आपका ही अपना अभी का फोटो हो ना, उसको कहीं दूर रखो, और फिर ये सोचो कि ये फोटो है ना, इसको देख रहा है, ये शरीर को, शरीर यहाँ पड़ा है, मैं वहां हूं, और वहां से मैं इसको डिटैच होकर के बस अंदर में जो चल रहा है उसको देख रहा हूं। अब थोड़ा भी अभ्यास डालेंगे ना तो वो बात समाप्त हो जाएगी। और अभी देखो, मेडिटेशन में हम सब योग करते हैं, परंतु योग में फायदा तो है ही है, परंतु कई बार क्या होता है कि समझो आपने 20 मिनट भी, आधा घंटा भी योग किया, परंतु वो जो पूरा टाइम है ना आपका मनन चिंतन में ही चला गया, आत्मचिंतन या बाबा से रूहान, उसी में आपका वो पूरा टाइम चला गया। भले आपको अच्छा लगा, परंतु योग तो इससे शायद 100 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए जब जब भी आप योग करो, बस 10 मिनट भी योग करना है, हर बार ये लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे जैसे मेरी अवस्था बने ना, अंत में एक स्थिति ये आनी चाहिए कि जिसको हम कह सकते हैं तल्लीनता की अवस्था, एब्सॉर्प्शन की स्थिति, कि जिसमें हम पूरा खो गए,
आप अपनी सुध बुध को खो गए, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, वो आपको मालूम ही नहीं। ये ना सोचने से नहीं होगा। यह स्थिति कब आएगी कि योग की अवस्था में आप खोते जाएंगे, वो अनुभव करते जाएंगे, तो वो स्टेज आएगी कि जिसमें आप, हो सकता है कि वो स्थिति 2-3 मिनट की टिके। वो 2 मिनट भी अगर वो स्थिति आपकी आ गई तो जो कुछ भी अंदर में डीप है ना, वो भी ऑटोमेटिक बाहर आता है। और क्योंकि आप उसमें खोए हुए हैं तो वह चीज समाप्त हो जाती है। इसको एक सिंपल वे में समझाता हूं कि आप अपने घर में या ऑफिस में बहुत ही काम में बिजी है, आपका प्यून या सर्वेंट आता है और आके कहते हैं सर सर, मैडम मैडम, लेकिन आप जवाब नहीं देते। वो 2 बार 3 बार शायद बोलेगा, लेकिन फिर समझेगा कि ये तो कुछ काम में बिजी है, तो चला जाएगा। तो ऐसे ये सारे जो हमारे पुराने संस्कार है वह भी ऊपर आते। तब अगर आप टोटली डिटैच है वो स्थिति में तो समाप्त हो जाएंगे। और इतनी पावरफुल ये बात टेक्निक है कि 200%, तभी जब करते थोड़ा थोड़ा उसको कम कर रहे हैं, परंतु यह स्थिति अगर बने तो 100% जो आपकी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और सारा पॉजिटिव है वह डेवलप होगा। तो बस अभी टाइम भी कम है, तो ये जो मैंने कुछ बातें बताई, एक तो ढूंढना भी, फिर ये जो आपको 4 बातें मैंने बताई कि लॉजिक को ढूंढो, इमोशंस दो, डिटैच होकर के देखो, और चौथा है कि जब भी योग करते लक्ष्य ही हो कि मुझे थोड़ा टाइम तो वो स्थिति में एब्सॉर्ब हो जाना, वो 1-2 मिनट जितना भी टिके। ठीक है, ओम शांति। मैं समझता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी, फिर आप अपना ट्रांसलेट भी करना। अभी ही करेंगे ट्रैफिक। हाँ करिए। हाँ, आपके पास टाइम है तो उनको कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते। हाँ जरूर बस। अगर आपके पास टाइम है हाँ, तो मेरे पास टाइम है, आप वो कुछ प्रश्न भी पूछ सकते। ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. जी जी, हो गया अभी और भी आप आगे कंटिन्यू करते हैं? जी जी, हाँ बहन जी, आगे हाँ कंटिन्यू करते हैं? मैं करूं? नहीं, उनके पास टाइम है तो एक बार है ना ट्रांसलेट कर लो। फिर अभी तक जो बातें बताई उसका कोई भी प्रश्न हो तो उनको बोलो कि भी वो बताए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ सुनना नहीं है उनको। उन्होंने जो किया हो उसमें भी कोई बात उनके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ है तो पूछ सकते हैं, तो शेयर करना है तो भी समझ गए हैं बस सब, तो जो भी समझ गए। वेरी गुड, नए पूछ। अच्छा समझ गए। हाँ, कुछ पूछना है उनको पूछो। कोई प्रश्न है आपका ये सारी बात में? एक भाई पूछ रहा है हाउ टू ओवरकम एंगर। अच्छा, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाउ टू ओवरकम एंगर। ओवरकम एंगर, हाँ। तब इसमें क्या चीजें काम करती है मैं सिंपल से बताता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम कर सकती है कि उसका आपको गुस्सा क्यों आता है ना, वो आप ढूंढो। उसके अलग हर एक का कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में जब आपकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है तो गुस्सा आता है। कुछ लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए गुस्सा करते हैं। कई लोग अन्याय को सहन नहीं कर सकते इसलिए उनको गुस्सा आता है। कहीं तो अंदर से ही है ना वो खाली होते हैं, अंदर से व्यक्ति ही डिस्टर्ब है, तो जरा भी कुछ हुआ तुरंत उसको गुस्सा आ जाता है। कुछ और डीपर साइकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो अगर एक बार मुझे कारण मिले कि भी मुझे क्यों गुस्सा आता है, फिर उस कारण को जैसे मैंने बताया वैसे वापस भी लॉजिक दे करके, डिटैच होकर के अगर आप उस कारण को दूर करो तो भी गुस्सा सदा के लिए निकल जाएगा। सेकंड बात यह है कि जो भी आप, कई बार है ना जो व्यक्ति गुस्सा करता है ना, उसको उसका जो उसका अपना तर्क होता है। जब हम पूरा 1-2 घंटे का भी क्लास कराओ
तो लोग है ना फिर उसमें डिफेंस करते हैं। जैसे बोलेंगे तो कहेंगे कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस दुनिया के अंदर। ऐसे उनका अपना कोई ना कोई लॉजिक होता है। उस लॉजिक को भी आप जिसको कहेंगे कि चैलेंज करो, उदाहरण के रूप में अगर आपको ये कि भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब मुझे गुस्सा आता है, तो इस बात को आप चैलेंज करो कि भी अभी सभी लोग अलग है, आप है, आपकी पत्नी या पति है, वो दोनों आप अलग अलग हो, भले आप साथ में आए, आपके मैरिज हुए, लेकिन दो अलग आत्माएं हो। तो इसलिए 50% भी अगर आप वो आपकी इच्छा के अनुसार करे तो भी हमें बहुत ही खुश होना चाहिए, क्योंकि अलग व्यक्ति है। दूसरा आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि भी इस ड्रामा में विविधता होनी ही है। अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, ये ड्रामा का कोई आनंद ही शायद कहीं नहीं रहेगा। तो ऐसे वो डिफरेंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कईयों को ये होता है कि कोई झूठ बोलेगा तो बहुत गुस्सा आता है, तो वहां पर भी वो ये चैलेंज करे कि भी क्रोध से वह सच बोलने वाला नहीं है, उल्टा क्रोध आप करेंगे तो वो व्यक्ति और ज्यादा झूठ बोलेगा, वो ढूंढ निकालेगा कि भाई कैसे मैं झूठ बोलूं ताकि वो गुस्से का मैं शिकार न बनूं। भले हम कई बार कहते भी, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अगर बच्चे ने सच बोला तो या तो कई लोग तो गुस्सा ही कर लेते, या कुछ लोग ऐसे भी है कि जो अपना मूड खराब कर देंगे। तो बच्चे को भी मालूम पड़ता है कि डैडी या मम्मी का मूड है, वो अभी मैंने बोला तो, लेकिन उनको शायद कहीं अच्छा नहीं लगा, आप एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं होते, तो वो ये मैसेज जाता है कि भी सच नहीं बोलना है। तो वहां पर भी एक आपने बोला कि भी आप सच बोलो, और अगर उसने सच बोला ना तो उल्टा तो खुश हो जाओ, उसको इनाम दो, गले लगाओ कि बेटे तुमने सच बोला, आई एम वेरी हैप्पी, यस यस आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कहीं पे भी थोड़ा भी मन में, चेहरे पे भी ना आए, तब बच्चा हर बार है वह सच बोलेगा। ये भी जो मन में कि औरों को कंट्रोल करने के लिए लोग गुस्सा करते हैं, तो वो उल्टा कंट्रोल में नहीं आते। हो सकता है कि आपके सामने आ रहे हैं, आप जब खड़े हो तो वो शायद पढ़ रहे बच्चे या तो सबऑर्डिनेट काम कर रहे, लेकिन जैसा ही आप मुड़ेंगे वो और कुछ करने लगेंगे। या बच्चों का तो आप पूछना सचमुच कि बच्चे बोले किताब खोल के बैठे हैं, लेकिन अंदर में तो कुछ भी आपको उल्टा सीधा सोच रहे कि कैसे माँ बाप है, खेलने भी नहीं देते, उल्टा आपके बारे में नेगेटिव सोचते तो अच्छा है, हा? आप सच नहीं मानेंगे। अभी कोरोना के कारण सभी घर में ही है ना। मेरे पास अब ये लड़का आ रहा है, वो करीब 12वीं में है, कुछ कुछ उसको प्रॉब्लम भी है, लेकिन पिताजी गुस्सा करते हैं पढ़ो, तो बैठ तो जाता है, लेकिन अंदर में सोचता है, मेरे पास आए ना तो बोला कि पिताजी ने बहुत गुस्सा किया तो मैं पढ़ने को दौड़ के, अंदर में सोच रहा था मर जाए तो अच्छा है, ये क्यों जिंदा है। तो देखो बच्चों में क्या फिर अंदर, तो इसलिए वो तभी पढ़ेंगे जब मोटिवेट होंगे। और एक बात, जैसे मेरा भी परिचय देते तो कई लोग कहते, जो लोग भी मुझे कई सालों से जानते कि भी इनको हमने कभी गुस्सा करते नहीं देखा, तो ना मैंने कुछ किया नहीं, भले हम लेक्चर्स देते हैं लेकिन सचमुच कुछ किया नहीं। क्यों गुस्सा नहीं आता है? क्योंकि अंदर में जो सेटिस्फेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा है। भले कुछ हमें बहुत कुछ मिला नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी मिला वो सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। कि लौकिक में भी जो मिला उसका भी बहुत सेटिस्फेक्शन है, बाबा के पास आए, बाबा ने भी जो कुछ भी दिया उसका भी बहुत 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 सेटिस्फेक्शन है। तो इधर उधर कुछ हो तो डिस्टर्ब, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है। तो इस एक बात पर काम कर सकते हैं कि अपना जो इनर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाओ, या तो कहेंगे कि स्वमान को भी बढ़ाओ। और जो चीज अल्टीमेटली काम करती है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने का सोचने से विजय प्राप्त नहीं होगा। क्रोध पर तब विजय प्राप्त होगा तब उससे जो अपोजिट है उसको डेवलप करो। क्रोध से अपोजिट क्या है? एक तो क्रोध से अपोजिट है शांति,
क्रोध से अपोजिट है प्रेम, क्रोध से अपोजिट है टॉलरेंस। तो इन चीजों को आप डेवलप करने पे फोकस करो। जैसे आप में प्यार आएगा क्रोध खत्म हो जाएगा, शांति आएगी क्रोध खत्म हो जाएगा, आपका टॉलरेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिक। कुछ भले कुछ अगेंस्ट हो रहा है, आपको गुस्सा प्रैक्टिकली नहीं आएगा। तो इन बातों को फॉलो करें कि जिससे भी आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते। ओम शांति। जी जी हाँ, और कुछ पूछना है तो या पूरा भी कर सकते, ठीक ठीक है। हाँ, ओम शांति। जी 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 दीदी। हाँ 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 ये अच्छा जी, है ओम ना, शांति। वैसा प्रैक्टिकल हाँ, क्या क्या? अपने ऊपर अटेंशन देने के लिए हाँ बहुत हाँ, अच्छी बात, बहुत नहीं अच्छी नहीं, बात दीदी है। को माइक माइक दो। नहीं नहीं, दीदी को माइक दो तो शायद क्लियर आवाज आएगा। प्रैक्टिकल में अपनी कमजोरियों को फर्क नहीं, परिवर्तन करने का जो तरीका आपने सिखाया ये बहुत अच्छा है भाई साहब। वेरी वेरी गुड। नहीं नहीं, जरूर जरूर करिए। मुझे क्लिनिक में भी जाना है, तभी पूरा भी करेंगे। आज बहुत ओके बहुत ओके, थैंक यू। थैंक्स। ओम शांति। मेडिटेशन थैंक यू सर। 2 मिनट हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं अभी बस कराइए। वो साइलेंस। यस यस यस, पक्का। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। थैंक यू।